इंटीग्रेशन में, वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ये हमें क्या है, वो सारी चीज़ें जिनके ज़रिए से हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, वो तरीके इसमें बताए जाएंगे। तो सबसे पहला जो तरीका आपके सामने होगा, वो मैं डिस्कस करूँगा निरीक्षण विधि के बारे में। हालाँकि इस पर एक क्वेश्चन क्या है कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में दिया गया है, जिनका यूज़ करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालाँकि इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, लेकिन वहाँ पर हमने नाम नहीं लिया था। आज हम नाम लेकर उस क्वेश्चन को बताएँगे। देखो निरीक्षण विधि में होता क्या चीज़ है कि आपको मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन है, अगर उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हो और डेरिवेटिव लेने के बाद में कुछ ना कुछ निकल करके आता है, जो वैल्यू निकल के आती है वही क्या होता है, दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू होती है, मतलब उसका अवकल गुणांक या अवकलज मान होता है। और जब जो वैल्यू निकली हुई है, अगर उसी वैल्यू को आप इंटीग्रेट कर देते हो, तो इंटीग्रेट करने के बाद में जो मान निकल के आता है, ये मान बिल्कुल वही होता है जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ है, मतलब आपके सामने एफ एक्स निकल के आता है। यही आपका इंस्पेक्शन मेथड है। हम एक क्वेश्चन आपके सामने करके बताते हैं तो आपको ज्यादा इसमें समझ में आएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि साइन 2x का इंस्पेक्शन मेथड से आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने ए है। तो देखो हम लोग इसमें करते क्या है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। हम लोग ये चीज देखते हैं कि साइन 2x या साइन एक्स किसके फार्मूले, किसके अवकलज में आता है। तो हम लोग देखते हैं कॉस एक्स के अवकलज में आता है। तो हम लोग इसी कारण से दिमाग में हम कौन सा लगाएंगे, कॉस एक्स वाला फार्मूला डेरिवेटिव के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे साइन 2x है तो कॉस 2x लिख देंगे। अगर इसी प्रकार से आपके सामने जैसे यहाँ कॉस 2x होता तो हम साइन 2x के का फंक्शन ले लेते हैं। इस तरीके से मतलब उसका अवकलज फलन कौन सा हो सकता है वही हम लेंगे। तो साइन 2x का अवकलज क्या हो सकता है, फलन कॉस 2x हो सकता है। इंस्पेक्शन मेथड में हम ऐसे लेंगे कि d अपॉन dx, ये अपने तरीके से हम सोच लेते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया cos 2x ले लिया। अब cos 2x का आप डेरिवेटिव करते हो तो आपके सामने क्या आता है, cos 2x का तो हो गया माइनस साइन 2x, और 2x का फिर से करते हो तो आपके सामने 2 आता है, तो माइनस साइन 2x 2 आ जाएगा। इसी चीज को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक को मैं नीचे ले आया तो अपने पास में हो गया 1 अपॉन माइनस 2, यहाँ हो गया d बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपके सामने हो गया cos 2x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके सामने, साइन 2x आ गया, राइट। अब ये चीज चूंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में बीजगणितीय रूल है वो आप जान लें। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट जो है आपके किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई किया गया है तो ये ध्यान देना, इंटीग्रेट करते समय कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। एक इसका अलजेब्रिक प्रॉपर्टी और भी है, अगर मान लो आपके सामने कोई दो फंक्शन आपके सामने दिए गए हैं, या वो आपस में ऐड हैं या वो आपस में सबस्ट्रैक्ट हैं, अगर आप उनका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा वो इस तरीके से आएगा। इनको आप अलग अलग कर लो और फिर उसके बाद में इंटीग्रेट करोगे तो जो वैल्यू आपके सामने आएगी वही वैल्यू आपके सामने इस चीज की होगी, वही इसकी होगी, सेम टू सेम होगी। तो यही कहानी यहाँ पर है। हमने इस -1/2 को अंदर ले लिया प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो आपके सामने क्या हो गया, d बाई डी एक्स, इसको मैंने ऐसे लिख लिया cos 2x अपॉन -2 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2x हो गया। अब दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ भी इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ भी इंटीग्रेट कर लिया। किसके सापेक्ष किया, x के सापेक्ष, यहाँ पे x। एक बात मैं आपको बता दूं, बेसिक बातें हैं वो हमेशा ध्यान रखना, एक फार्मूला तरीके से आप इसको हमेशा समझो। अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे मान लो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसका आप इंटीग्रेट करते हैं x के सापेक्ष, तो ध्यान देना हमेशा वही फंक्शन आपके सामने आ जाता है। तो फंक्शन आपके सामने एफ एक्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन 2x का जब डेरिवेटिव करोगे, यहाँ डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हो तो निश्चित एक वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू निकल करके बाहर आ जाएगी। मतलब आपके सामने हो जाएगा cos 2x अपॉन -2 इज इक्वल टू, ये चीज हम वैसे वैसे उतार देंगे, ये हो जाएगा आपके सामने sin 2x और dx। तो इस तरीके से इंस्पेक्शन मेथड से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। इंस्पेक्शन मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा कुछ समझ में आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पुट अप करता हूँ, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको उसको इंटीग्रेट करके बताना है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो मैं कैसे उसको इंटीग्रेट करूंगा। क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आपको ध्यान देना क्या है, इंस्पेक्शन मेथड से इसको आप इंटीग्रेट करो। तो अपने आप को सबसे पहले ये चीज चेक करना है कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आएगा। तो निश्चित है कि ए एक्स स्क्वायर के जैसा है, तो एक किसके डेरिवेटिव में आएगा, एक्स की घात 3 के डेरिवेटिव में आएगा, क्योंकि एक्स की घात 3 का मतलब 3x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर उसी में आता है। तो हमने इसका डेरिवेटिव घात 3 वाला ले लिया, तो हमने ले लिया डी अपॉन डी एक्स, कितना ले लिया, यहाँ ले लिया ए एक्स प्लस बी पावर 3 वाले लिए। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो इस पूरे को आप x मानोगे, x की पावर 3 हो जाएगा, तो आपके सामने क्या हो गया 3ax प्लस b, इसमें एक कम हो जाएगा 2। इसका फिर से आप जिसको x मानते हो उसका फिर से करते हो तो ax प्लस b करोगे तो आपके सामने a आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब सिंप्लीफाई करोगे तो a नीचे आएगा तो 1/3 ये नीचे आ जाएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और अंडर द ब्रेकेट ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया दोनों तरफ। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो डी अपॉन डी एक्स, इसको 3 को अंदर कर लिया हमने, तो क्या आ गया ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a, और इसको हमने चूंकि एक्स के सापेक्ष किया है तो यहाँ एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की पावर 2, यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने आपके सामने यही वाला नियम लगा दिया, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 2, यहाँ पर आ गया डी एक्स। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली बाय यूजिंग द इंस्पेक्शन मेथड हम लोग इंटीग्रेशन आपके सामने कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ करना है। अब हम डायरेक्ट जो हमने फार्मूला बताया है, जो हमने इंटीग्रेशन का जो वैल्यू फंडामेंटल फार्मूले बताए हैं, उनका यूज़ करके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली करने हैं। वो क्या है, इसमें ये चीज़ नहीं करके दिखाना है, डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, उसमें हम डायरेक्टली फार्मूला लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। चलो हम उस वाले क्वेश्चन को करते हैं, सवाल नंबर 2 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमें क्या है, निम्न का समाकलन करो इस तरीके से दिया गया है। तो इसमें हमें ये नहीं दिया गया है कि इसको किस मेथड से करना है, इंस्पेक्शन मेथड नहीं दिया गया है, निरीक्षण विधि नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड जो आप जाने वो विधि क्या है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि जो फंडामेंटल इंटीग्रेशन हम लोगों ने फार्मूला जो यूज़ किया है, जो पढ़ा है, उसी फंडामेंटल इंटीग्रेशन का यहाँ यूज़ करेंगे और उसके जरिए से इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बेसिक बात बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से रखेंगे। एक बेसिक बात है कि कभी भी आपका इंटीग्रेशन इस तरीके से आए, इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन जो कि लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर ए एक्स प्लस बी के रूप में कोई वैल्यू दी गई है, तो इस तरीके का जो फॉर्म होता है लीनियर कहलाता है। तो इस तरह का जब भी कभी इंटीग्रेशन आप करते हो तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है इस तरीके से आता है। मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो आपके सामने ए एक्स प्लस बी आया अपॉन ए प्लस सी आता है। तो ये बेसिक बातें हैं, लीनियर केस में हमेशा ये जानते रहना कि ए एक्स प्लस बी एक्स के का पावर 1 है, इसमें जो गुणा होता है वो हमेशा यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपके सामने बताया कि कोई फंक्शन इस तरीके से दिया गया है इंटीग्रल पार्ट में कि f1x प्लस f2x, और उसके बाद में इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, f1x को अलग कर सकते हैं और f2x को हम अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसी की हो जाएगी। तो इसी हिसाब से हमने इसको किया, तो हमने लिख दिया 4 e की पावर 3x, यहाँ लिख दिया हमने dx प्लस 1, यहाँ लिख दिया हमने dx। अब देखो 4 इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे। तो कांस्टेंट को हमने बाहर किया तो अपने पास में क्या आ गया, e की पावर 3x आ गया, यहाँ आ गया dx प्लस a आ गया 1, यहाँ आ गया dx। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा इंटीग्रेशन हम लोग फंडामेंटल मेथड के जरिए से ही करते हैं। जैसे e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ये फंडामेंटल इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, हमने पढ़ा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है बिल्कुल फंडामेंटल जैसा ही होगा, तो e की पावर 3x ही आ जाएगा। लेकिन चूंकि देखो मैंने आपको बताया है कि x के अंदर क्या है, लीनियर है। देखो लीनियर है मतलब इसमें a से मल्टीप्लाई किया गया। जब भी कभी इंटीग्रेशन इस तरीके से आता है तो उसमें हमेशा उसका जो लीनियर से मल्टीप्लाई होता है उसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, और आगे हम लोग हमेशा कांस्टेंट जोड़ते हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इस तरीके से हमारा पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन अपन पिकअप करते हैं, उसको समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं, जैसे ए 4 e की पावर 3x प्लस b था, अब इस तरीके से हमने लिया। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन लिया है sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x, मान लो ये क्वेश्चन दिया गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली फार्मूला जो हमने फंडामेंटल इंटीग्रेशन का बताया वो डायरेक्टली आ जाता है। कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली नहीं आता है, हमें उसके रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या कन्वर्ट करने के बाद आता है। जैसे इसमें देखो sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x, हमने कोई फंडामेंटल इंटीग्रेशन इस तरीके से नहीं बताया, हम इसको सॉल्व करके उस रूप में लेके आते हैं। तो हमने इसको क्या लिखा, इसको लिख लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और इसको लिख लिया 1 अपॉन sin स्क्वायर x। अब भाग देते समय जो भिन्न होती है और रिवर्स हो जाती है, तो आपके सामने हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। अब इसमें हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x इंटू dx। अभी tan स्क्वायर x का भी कोई फंडामेंटल इंटीग्रेशन नहीं बताया। अब अपन लोग क्या करते हैं, इसको tan स्क्वायर x को इस रूप में लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ लिख देते हैं अपन dx। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। चूंकि ये कैसा है f1x माइनस f2x के रूप में है, तो हम इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। हमने लिख दिया sec स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू dx। आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली फंडामेंटल रूप में जानते हैं, माइनस 1 का x होता है, आगे प्लस c होगा। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर लिया।
अब एक नया हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया, अब तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने पिकअप किया है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। देखो इसको हम कैसे करते हैं, बड़ा इजी सा है। हमने इसको क्या किया, पहले 2 पार्ट में तोड़ दिया, 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो अपने पास में आ जाएगा, 2 तो बाहर कर लो, यहाँ हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, मतलब लिख दिया आपने sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस 3 हमने बाहर कर लिया। इसमें देखो 2 भाग में हो गया पार्ट, देखो sin x अपॉन, इसको लिख दिया हमने cos x, और एक पार्ट हमने लिख दिया 1 अपॉन cos x, यहाँ लिख दिया dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में हो गया sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 3, इसमें क्या हो गया sin अपॉन cos की वैल्यू होती है tan x, इसकी वैल्यू होती है sec x, यहाँ हो गया dx। इनको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो अपने पास में 2 tan x माइनस 3 tan x इंटू sec x का होता है sec x और प्लस c। तो इस तरीके से हमने पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए, लगभग जो टफ थे, और इसमें और भी क्वेश्चंस जो है सारे इजी हैं, इसी मेथड से होंगे, तो आप उसको पूरा ट्राई करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इतने अटेंड करेंगे। कल के लेक्चर्स में हम लोग इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कल का लेक्चर आप जरूर अटेंड करें और इसका एंजॉय करें। आज के लिए थैंक यू।